हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस क्लास 10 की बुक की साइंस का चैप्टर 9 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने पिछले वीडियो में कर लिया, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कि लाइट रिफ्रैक्ट है क्या है, इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन तो हमने पढ़ा था कि भाई जब एक पॉलिश सरफेस पे जैसे मिरर पे लाइट उस पे आती है, उस पे जो है हिट करती है, उसके बाद बाउंस बैक होके दोबारा आ जाती है वापस, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्रैक्शन क्या है, अब इसे देखते हैं। तो when traveling obliquely from one medium to another, the direction of propagation of light in the second medium changes. This phenomena is known as refraction of light. Light जो है bending of light, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिक्यूली, मतलब कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से, जिसे हम रेंसर भी कह सकते हैं, जब एक लाइट जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे किसी अनदर मीडियम में जाएगी, तो वो क्या होगी, लाइट क्या हो जाएगी, वो बेंड हो जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब हो गया बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिक्यूली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, मतलब कि जब लाइट बेंड हो रही है और उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट तो हमने उसमें भी पढ़ा था, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम में है, वैक्यूम मतलब एयर, ठीक है, ज़्यादातर यही होती है। कॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, अब रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, लाइट की स्पीड चेंज हो रही है। लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से एक ऐसे मीडियम में गई जो हार्ड है, तो वहाँ पे लाइट की स्पीड चेंज होगी, वो या वो बेंड कर जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन। एक इसका एग्जाम्पल ले रखा है, पेंसिल पार्शली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द इंटरफेयर्स ऑफ वाटर एंड एयर। मतलब ये एक, मान लो ये बकेट टाइप है जिसके अंदर पानी है, यहाँ तक पानी है, हमने इसमें डाली पेंसिल, ठीक है, ये हमने डाली इसमें पेंसिल। होगा क्या, पेंसिल जो है होगी यहाँ पे टच, बिकॉज हमको ऐसा लगेगा क्योंकि वो पानी के अंदर है और लाइट जो है उसमें आएगी, हमें ऐसा लगेगा कि पेंसिल जो है इस तरफ मुड़ी हुई है। जब हम अपनी आँखों से इसको देखेंगे, लाइट को, इस पेंसिल को पानी के अंदर, तो हम देखेंगे कि ये जो पेंसिल है वो एक्चुअली में यहाँ पे है, वो डिप हुई हुई है, लेकिन जब हम अपनी आँखों से देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो मुड़ी हुई है थोड़ी सी। तो यही है रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स, कि लाइट जो है हमें वो किस चीज़ से दिखाई, वो बेंड हो चुकी है, असल में वो नहीं है। ओके, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे कि भाई एंगल आई इक्वल टू एंगल होता है आर, और सारी जो चीज़ें हैं, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, वो सारे सेम प्लेन पे लाई करना चाहिए। ऐसे ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे पहला तो यही होता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द जो नॉर्मल है टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, सारे एक ही सेम प्लेन पे लाई करने चाहिए। कि ये लाइट है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, जिसका नॉर्मल ये है इंसिडेंट रे, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, ये सारी चीज़ें एक ही सेम प्लेन पे लाई करनी चाहिए। पहला रिफ्रैक्शन का लॉ ये कहता है। दूसरा क्या है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट for the light of a given color for a given pair of media. This law is also known as Snell's law of refraction. तो इसे हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, साइन आई, मतलब कि जो एंगल आई है उसका जो, उसको साइन में जब हम कन्वर्ट कर देंगे, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए।
ये कांस्टेंट वैल्यू जो होती है इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हम आगे पढ़ेंगे वो भी किसका? सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों ही सेम प्लेन पे लाई करनी चाहिए। दूसरा जो लॉ है वो ये कहता है कि साइन अप आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए, और कांस्टेंट वैल्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी? सेकेंड मीडियम की। और ये स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। तो सेकेंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं, ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। अब रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब ये पढ़ रहे हैं हम। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब की भाई एक होता है, इससे पहले मैं आपको बताऊंगी, एक होता है डेंसर मीडियम और एक होता है रेयर मीडियम। ठीक है, एक है डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम क्या होता है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे हम पढ़ेंगे ही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका हाई है, हाई, उसे कहेंगे डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम को एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो जो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो डेंसर मीडियम क्या हो गया? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, मतलब एक तरीके से वो स्ट्रॉन्ग है। तो और एक होता है रेयर मीडियम। रेयर मीडियम में क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है, मतलब उस वो ज़्यादा हाई नहीं होता है, एक तरीके से आप बोल लो वो वीक है। ठीक है, ये हो गया रेयर मीडियम। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक्टिविटी है जिसमें एक वाइट पेपर लेना है, ऑन ड्राइंग बोर्ड पे रखा है, ड्राइंग पेन से उसे फिक्स करना है। उसके बाद ग्लास स्लैब लेना है, ओवर द शीट इन द मिडल में रखना है। ड्रॉ द आउटलाइन, उस आउटलाइन बनानी है स्लैब की, ABCD नाम देने हैं उनको। फिर 4 आइडेंटिकल एक जैसे पेन लेनी है, फिक्स करना है। ये सारी एक्टिविटी है। बेसिकली इसमें है क्या वो मैं आपको बता देती हूँ। ये है ग्लास स्लैब। ठीक है, इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है? हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जब लाइट एंटर करेगी, ये क्या एक रेयर मीडियम है ना, इसमें इसका जो लाइट एयर से आ रही है वो भी एक ग्लास लैम्प में। तो जो एयर है वो क्या है? रेयर मीडियम, वो जो वीक ही है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ग्लास लैम्प की तो वो कौन सा? डेंसर मीडियम। ठीक है, तो जब लाइट एंटर करेगी, ये हो गया इसकी इंसिडेंट रे, एंटर करेगी ग्लास लैम्प में, ये हो गया इसका नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये नॉर्मल हो गया जो इस तरह से जाएगा। तो जब रिफ्रैक्टेड, ये है एक तरीके से रिफ्रैक्टेड ये वाली, तो जब ये इधर से एंटर करेगी, तो जब वो रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी, याद रखना जो ये लाइन होगी वो क्या हो जाएगी? टू वर्ड्स आर नॉर्मल, उसे जाना चाहिए यहाँ पे, उसे जाना चाहिए यहाँ पे, लेकिन क्योंकि वो एक रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो कहाँ चली जाएगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल चली जाएगी। और फिर जब वो यहाँ से बाहर निकलेगी तो वो क्या हो जाएगा? फिर वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, कि अब यहाँ से बाहर निकल लिए तो ये नॉर्मल हो गया, अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, कि नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो ये है एक पूरा स्ट्रक्चर जिसे मैं अब छोटे पार्ट में बताने वाली हूँ। पहला आता है जब लाइट रिफ्रैक्टेड रे ग्लास स्लैब के अंदर जा रही है तो क्या हो रहा है? ये हो गया ग्लास स्लैब, ये हो गया नॉर्मल। तो जब रिफ्रैक्टेड रे रेयर मीडियम से डेंसर में आएगी, तो जब लाइट जो है एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो वो क्या हो जाएगी? टूवर्ड्स अ नॉर्मल बेंड हो जाएगी। उसे जाना चाहिए यहाँ से इस तरह, लेकिन वो रेयर से डेंसर में जाती है तो वो कहाँ चली जाएगी? टूवर्ड्स अ नॉर्मल।
ये याद रखना कि जब लाइट जो है रेयर से कहा जाती है डेंसर मीडियम में, तो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे चली जाएगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल चली जाएगी। ये तो हो गया जब वो उसके अंदर आ रही है। अब वो जब डेंसर मीडियम से बाहर निकलेगी रेयर मीडियम में, तब क्या होगा? तो अब है डेंसर मीडियम ये, और ये है रेयर मीडियम। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, लाइट की ये नॉर्मल हो गया, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल थी। अब यहाँ से जब ये बाहर निकलेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकलेगी। उसे आना चाहिए था यहाँ से, लेकिन निकल रही है वो अवे फ्रॉम द मीडियम, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब इसमें हमने पढ़ा कि जब लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी, और जब डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ठीक है, ओके, अब जो एक्टिविटी देख लेते हैं, ये दे रखा। ये रहा ग्लास स्लैब, ये रहा एयर। एयर क्या है? रेयर मीडियम। ग्लास क्या है? डेंसर मीडियम। ग्लास स्लैब, तो इसमें क्या हो रहा है, ये रही रिफ्रैक्टेड रे आई, यहाँ पे नॉर्मल बन गया। यहाँ से उसे जाना चाहिए इस वाली रे से, है ना, लेकिन वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब फिर जब वो डेंसर मीडियम से रेयर बाहर निकलेगी तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहाँ से निकलेगी? नॉर्मल से दूर निकलेगी, कि ये रहा उसका वो नॉर्मल, यहाँ से कहाँ जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दूर को जा रही है उससे। ओके, in this activity, you will note कि light ray has changed its direction at point O and O dash, कि जो light है वो change कर रही है अपनी direction कहाँ पर, इस O point पर और इस O dash point पर। जब वो घुस रही है अंदर, जब वो डेंसर मीडियम में आ रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल चेंज कर रही है अपनी डायरेक्शन को। अब फिर जब वो बाहर निकल रही है डेंसर मीडियम से तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। नोट दैट जो बोथ द पॉइंट्स है ओ एंड ओ डैश जो है वो एक लाई कर रहे हैं सरफेसेस ऑन सरफेसेस पे, सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। दोनों मीडिया को जो है सेपरेट कर रहे हैं। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर एम एन, इन्होंने एम एन बनाया है परपेंडिकुलर। ओके, ये और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ड्रॉ एन एन डैश, एन एन डैश जो है वो ए बी के लिए है, एंड एम एम डैश जो है वो सी डी के लिए है। लाइट रे जो है पॉइंट ओ पे हैज एंटर करेगी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, मतलब एयर से ग्लास में, तो क्या होगी, वो बेंट हो जाएगी टूवर्ड्स अ नॉर्मल। एट ओ डैश पे जब वो लाइट रे हैज एंटर करेगी फ्रॉम ग्लास से एयर की तरफ, ओ पे तो क्या हो रहा है, टूवर्ड्स अ नॉर्मल। ओ डैश पे क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो कंपेयर द बोथ एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट बोथ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी एंड सी डी। तो इन फिगर 9.10 ये जो फिगर है इसमें ई ओ, ये जो ई ओ है वो क्या है, इंसिडेंट ऑन सरफेस ए बी, कॉल्ड इंसिडेंट रे। ओके, ए बी, ये ए बी है। ई एफ क्या है, इंसिडेंट रे, वो उसके अंदर जा रही है। ठीक है, ई एफ ई यू क्या हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। ओ ओ डैश क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ से लेके यहाँ तक रिफ्रैक्शन हो रहा है। एंड ओ डैश एच जो है वो इमर्जेंट रे है। इमर्जेंट रे याद रखना है, इमर्जेंट रे जो होती है वो जब डेंसर से जब वो रेयर मीडियम में जा रही है तो ये ओ डैश एच, यहाँ से ये वाली जो रे है और जो आगे जाएगी वो इमर्जेंट रे होगी। इमर्जेंट रे जो होती है वो पैरेलल होती है टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, कि ये जो इंसिडेंट रे यहाँ से घुसी, जाना कहाँ था, रिफ्रैक्टेड होके यहाँ पे जाना था, तो ये वाली जो इमर्जेंट रे होगी ये इस लाइन के हमेशा पैरेलल रहती है। ओके, व्हाट डज इट हैपन, सो तो ये जो इमर्जेंट रे है ये हमेशा पैरेलल रहेगी। ये जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होनी चाहिए थी लेकिन ये नहीं थी, तो ये इमर्जेंट रे ओ डैश एच पैरेलल रहती है एन पी के, और यही होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
तो ये आपको डिस्टेंस दिख रहा है, जो इंसिडेंट और इमर्जेंट रे का जो ये डिस्टेंस है, ये वाला, ये है ओ डैश एच, और ये जो पूरी लाइन जा रही है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा एन और पी, ये इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें अभी हमने पढ़ा कि भाई जब लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स अ नॉर्मल, और जब वो फिर डेंसर से रेयर मीडियम से बाहर निकलेगी, डेंसर मीडियम से बाहर निकलेगी, रेयर में आएगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। और ये जो इमर्जेंट रे निकली यहाँ से, जो बाहर आके निकली, इसको कहेंगे इमर्जेंट रे। ये पैरेलल होगी इस वाली इंसिडेंट रे जैसी होनी चाहिए थी, उसके पैरेलल होगी, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अब आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं एन से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, रेशियो बताता है स्पीड ऑफ लाइट की इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। जो भी आपको मीडियम दे रखा है कि भैया लाइट में, ग्लास में, गैस में, क्या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बता रहा है, रेशियो बता रहा है ऑफ स्पीड ऑफ लाइट की इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन, जिसे हम एन से लिखेंगे इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, जो स्पीड ऑफ लाइट होता है इन मीडियम वन में, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ये क्या है इसका फॉर्मूला, n21। अब इस n21 का क्या मतलब है, n21 का इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है, मतलब कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेकेंड का है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो जो पहले आ रहा है उसे हम लिख देंगे नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, और अब नीचे लिख देंगे और उसके ऊपर आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। तो v1 अपॉन v2, स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं ना, इसलिए v1 अपॉन v2। n12 का मतलब वही कि भाई वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, तो इसका फॉर्मूला हो गया ये v2 अपॉन v1। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इफ मीडियम वन इज वैक्यूम और एयर, अगर पहला जो मीडियम है, मतलब लाइट जो है पहले मीडियम से आ रही है, वो जो मीडियम है वो कौन सा है, वैक्यूम, जहाँ पे हवा नहीं है, या एयर है। अगर ऐसी कोई जगह से लाइट ट्रेवल हो रही है, then the refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum। तो जो refractive index होगा वो medium 2 से consider होगा with respect to vacuum, तो उसको हम absolute refractive index कहेंगे। मतलब कि अगर कोई लाइट वैक्यूम और एयर से निकल के कहीं पे भी जा रही है, कोई से भी उसमें जा रही है, तो उसे हम रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, जिसमें पहला मीडियम क्या होगा, वैक्यूम होगा या एयर होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है c अपॉन वी। c यहाँ पे है एयर का जो भी स्पीड है, लाइट की जो स्पीड है एयर में वो है c, और v क्या है, जो लाइट की मीडियम में एयर है जब वो वहाँ गई तो क्या है। जैसे ये एग्जांपल है कि भाई लाइट जो है एयर से आई, कहाँ पे चली गई, मीडियम में चली गई, कोई भी मीडियम हो वो, तो वो जो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वहाँ पे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, की जो लाइट है वो पहले मीडियम जो था एयर था और या वैक्यूम था, वहाँ से ट्रेवल होकर दूसरे मीडियम में गई। तो c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट जो एयर में होगी, और v का मतलब है जो इस मीडियम में जाने के बाद स्पीड ऑफ लाइट होगी। ओके, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं कि जब लाइट एयर से आइस में जा रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर से वाटर में जा रही है तो उसका, एयर से अल्कोहल में जा रही है तो उसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। अब इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हम लेंस के लिए पढ़ रहे हैं कि लेंस क्या है, ठीक है।
लेंस के लिए सबसे पहले पोल। पोल क्या होता है? द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल लेंस। ये लेंस है, पहला जो लेंस है वो है कॉन्वेक्स और दूसरा जो है वो है कॉनकेव लेंस। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस का सेंटर है इसे हम कहेंगे पोल, जिसे हम ऑप्टिकल सेंटर भी कहते हैं। बेसिकली लेंस में ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे, जिसको हम डिनोट करेंगे ओ से। तो इससे ऑप्टिकल सेंटर लिख लो, ठीक है। तो ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, किसी भी लेंस का सेंटर पॉइंट। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेंटर ऑफ दिस स्पेस आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है लेंस। लेंस से दो सर्कल बनेंगे, एक तो इस वाले से यहाँ पर, एक तो इस वाले से यहाँ पर। तो इस सर्कल का या स्फेयर का जो सेंटर होगा उसे क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही इसके दो सर्कल बनेंगे, एक तो इस तरफ और एक इस तरफ। इसके जो होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर पॉइंट स्फेयर का। तो ऑप्टिकल सेंटर होता है लेंस का सेंटर, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो होगा जो इससे स्फेयर बनेगा लेंस से। तो लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, याद रखना, और फोकस भी दो होते हैं। एपरेचर वही डायमीटर जो होगा कि भाई ये स्फेयर बन रहा है, इसका डायमीटर क्या है? एपरेचर। प्रिंसिपल एक्सिस जो स्ट्रेट लाइन पासिंग होती है थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। एक प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से और फोकस से जो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। Principal focus, it is a point on the principal axis where light rays parallel to the axis converge or appear to diverge from in a concave lens after passing through the lens. Okay. तो फोकस क्या होता है? फोकस होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर, ठीक है। जब पैरेलल रेस जो है वो मीट करेगी कहाँ पे? ये है, जब पैरेलल रेज जो है वो कन्वर्जिंग होके मीट करेगी फोकस पे, मतलब कि पैरेलल रेज यहाँ पे मीट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस। और तो कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ओके, तो कॉनकेव लेंस में क्या हो रहा है कि यहाँ से लाइट पैरेलल रेज जो है वो यहाँ मीट करेंगी, तो ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ हो गया द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस। कि जो प्रिंसिपल फोकस ये और ऑप्टिकल सेंटर का जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या है? फोकल लेंथ, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। फोकस को डिनोट करेंगे कैपिटल एफ से और इसको डिनोट करते हैं फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से। तो फोकल लेंथ क्या है? जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस का बीच का जो डिस्टेंस है वो है फोकल लेंथ। अब रूल्स की कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस के लिए कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के लिए किस तरह से बनाई जाती है इमेजेस, उसके रूल्स। पहला रूल जो उसमें भी हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन में, वैसे ही है सेम। A ray of light from the object parallel to the principal axis after refraction from a convex lens passes through the principal focus on the other side of the lens। कि कॉनकेव लेंस के बाद कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है सबसे पहले, मतलब ये, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा है कि लाइट जब एक पैरेलल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, जब वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? वो फोकस में मिलेगी, वो भी कॉन्वेक्स लेंस के दूसरी साइड वाले पर। तो उससे पहला रूल क्या है कि जब कोई पैरेलल रे पास होगी
तो वो रिफ्रैक्टेड होके कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे। सेम इसका है कॉनकेव लेंस का, कि कोई रे अगर पैरेलल है तो वो जो है फोकस से पास हो जाएगी। तो ये क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस होता है इसलिए हम इसको पीछे की तरफ मीट करते हैं। ओके। सेम साइड ऑफ द लेंस, ये उसी साइड के लेंस पे होता है, ये अदर साइड के लेंस पे होगा। दूसरा जो है रूल वो ये है कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल फोकस आ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द, ओके, इसमें क्या होता है कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है तो वो कहाँ चले जाएगा, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई लाइट इंसिडेंट रे मान लो फोकस से आ रही है तो उसका रिफ्रैक्शन कहाँ पे होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें पहले रूल्स में उल्टा हो रहा था। पहले रूल में क्या हो रहा था कि इंसिडेंट रे पैरेलल जा रही थी, इंसिडेंट रे पैरेलल जा रही थी और रिफ्रैक्शन हो रहा था उसका फोकस से। अब इधर क्या हो रहा है, फोकस से इंसिडेंट रे जा रही है और रिफ्रैक्शन हो रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके। इसमें कॉन्वेक्स लेंस में सेम साइड हो, अदर साइड होता है रिफ्रैक्शन, और जो वो होता है कॉन्केव लेंस वहाँ पे सेम साइड रिफ्रैक्शन होगा। हम उसे डाइवर्स कर देते हैं इस तरह कि वो जो रे थी वो क्या हुई, फोकस से गुजरी, मतलब इस तरह फोकस से गई तो पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा क्या रूल होता है कि अगर कोई राइट इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी है तो वो रिफ्रैक्शन भी ऑप्टिकल सेंटर से हो जाएगी। ओके। अगर कोई लाइट कहाँ से जा रही है, ये लाइट, ये लेंस है, वो अगर ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे जा रही है तो रिफ्रैक्टेड रे भी यहीं से आ जाएगी, कॉनकेव में भी कॉन्वेक्स में भी। तो a ray of light passing through optical center of a lens will emerge without any deviation, वहीं से ही वो वापस आ जाती है। ये अब हम कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस के इमेजेस देखेंगे। तो ये चार्ट है। सबसे पहला है इनफाइनाइट, कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे खड़ा है और पोजीशन ऑफ द इमेज उसकी कहाँ बनेगी, रिलेटिव साइज क्या होगा और नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा। तो ये आ गया इमेज फॉर्म इन कॉन्वेक्स लेंस। कहाँ पे खड़ा है वो इंसान, यहाँ पे इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट पे अगर खड़ा है तो उसकी इमेज बनेगी एट फोकस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में कहाँ बनता है, अदर साइड बनता है। तो कॉन्वेक्स लेंस की यहाँ पर फोकस पे क्या बन रहा है, वो इमेज बन रही है ए डैश बी डैश, फोकस पे बनती है। और कैसी बनती है, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी, डिमिनिश्ड होगी और एकदम पॉइंट साइज होगी। दूसरा है कि अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पड़ा है, ये 2f1 का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके। तो अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड खड़ा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे खड़ा है, तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, ये मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। F2 का क्या मतलब हो गया, फोकस। 2f2 का क्या मतलब हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस जो है वो आधा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का, तो जब मैं फोकस को 2f कर दूंगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। ओके। तो जब कोई कहाँ खड़ा है, बियॉन्ड 2f1 खड़ा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे खड़ा है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, F2 फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। कैसी, डिमिनिश, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा है एट 2f1, मतलब कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही खड़ा है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही खड़ा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, दूसरे साइड वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है। बियॉन्ड 2f, एट 2f2, 2f2 पे बनेगी। कैसी बनेगी, सेम साइज की, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर आता है बिटवीन F1 एंड F2 F1, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस
और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में खड़ा है तो कहाँ पे बन रही है उसकी इमेज? बिटवीन 2F2, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, पीछे। ये रहा इमेज उसकी, इन दोनों के बीच में खड़ा है। इमेज कहाँ बन रही है? इसके पीछे, यहाँ पर। ओके, अब आता है एट फोकस। अगर फोकस कैसी बन रही है इसमें इमेज? इनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आता है फोकस पे कि अगर कोई इंसान फोकस पे खड़ा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? इनफाइनाइट, मतलब ये हो गया फोकस, यहाँ पे वो खड़ा है तो इमेज बनेगी इनफाइनाइट पर। इमेज विल नॉट बी फॉर्म, तो इमेज फॉर्म ही नहीं होनी भी, इनफाइनाइट पे बन रही है तो। ये रहा, कहाँ खड़ा है? फोकस पे, इमेज बन रही है इनफाइनाइट पर। अब है बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो लेंस का सेम साइड होगा वहीं पे ही बनेगा, मतलब यहाँ नहीं बन रहा है कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में अब यहाँ पे इमेज नहीं बननी है, उसी साइड बन रही है। ये रहा, यहाँ पे खड़े हैं वो, ठीक है। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो वो उसकी इमेज कहाँ बन रही है? उसी और साइड पे इमेज बनेगी, उसी लेंस के सेम साइड पे ऑब्जेक्ट की जो है इमेज बनेगी, इस साइड नहीं बनेगी। इस वजह से इमेज कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी और इनलार्ज्ड होगी। ओके, तो जो कॉन्वेक्स लेंस में एक ही केस होता है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है इमेज, कौन सी? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब है कि अगर कॉनकेव लेंस में कैसी बनती है? कॉनकेव लेंस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही इमेज बनेगी सारी, ठीक है। दो ही केस है, दोनों ही वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनते हैं। एक है इनफाइनाइट पे, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे खड़ा है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी। ये रहा डाइवर्जिंग लेंस है तो हम इसे डाइवर्स कर देंगे इस तरह कि भाई इनफाइनाइट पे खड़ा है, उसकी इमेज क्या बन रही है? फोकस। दूसरा है इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो उसकी इमेज बनेगी, जरा इनफाइनाइट ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो उसकी इमेज बनेगी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच में इसकी इमेज बनेगी। ओके, तो ये सारे केसेस पता होने चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। कि कॉन्वेक्स सेंस में तो सिर्फ एक ही है वर्चुअल एंड डायरेक्ट की, और इसमें तो सारी वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही है कॉनकेव लेंस में। लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, जैसे साइन कन्वेंशन हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि भाई अगर कोई इंसान इस तरफ है डिस्टेंस में तो नेगेटिव, इस तरफ है तो पॉजिटिव। अगर उसकी हाइट ऊपर की तरफ है तो वो होगी पॉजिटिव, नीचे की तरफ है तो होगी नेगेटिव। वही यू हमेशा नेगेटिव रहेगा, याद रखना, यू ऑलवेज नेगेटिव। इसका फॉर्मूला है 1/v माइनस, जैसे उसमें फॉर्मूला था ऐसे इसमें है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये रिलेशन है इनके बीच में। मैग्निफिकेशन क्या होता है? रेशियो होता है हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का, तो वही है ये, इक्वल टू v/u। ये तीनों m, ये तीनों इस तरह, मतलब ये दोनों m के इक्वल होंगे तो ये दोनों भी इक्वल है। तो आप पढ़ रहे हैं पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। कि जो हमने लेंस पढ़ा और ये वाला लेंस पढ़ा, तो इनकी पावर क्या है? तो पावर जो होती है लेंस की वो डिफाइंड होती है फोकल लेंथ को रेसिप्रोकल करके। फोकल लेंथ क्या पढ़ा था हमने? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस। तो पावर कैसे डिफाइंड होती है? P इक्वल टू 1/f, जिसे हम पावर को डिनोट करते हैं P से। पावर P ऑफ अ लेंस फोकल लेंथ F इज गिवन बाय P इक्वल टू 1/f। तो पावर ऑफ अ लेंस जो है वो डिफाइंड होगी उसकी किससे? फोकल लेंथ से, एफ से, ठीक है। उस
की लेंथ जो फोकल लेंस की फोकल लेंथ है उसको रेसिप्रोकल करके पावर को जो है वो डिफाइन किया जाता है। ऐसा ही यूनिट जो होती है पावर की वो डायोप्टर होगी, जिसे हम डिनोट करते हैं लेटर डी से। कि जैसे 2 आया, मान लो पावर जो है इसको सॉल्व करके पावर को सॉल्व करके 1/f जो भी था उसको सॉल्व करके मान लो 2 आया। तो जब 2 आएगा तो उसे हम कैसे लिखेंगे, 2 डायोप्टर डी। इफ f is expressed in meter then power is expressed in diopter. Thus 1 diopter is the power of a lens was 1 meter equal to 1 d equal to 1 meter. फोकल लेंथ जो है हम तभी पावर को जो है मेजर कर सकते हैं जब फोकल लेंथ मीटर में हो। तो अगर नहीं है तो फोकल लेंथ को पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको इस फॉर्मूला में लगाएंगे और तब हमारा डायोप्टर निकलेगा। तो 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर 1। ओके, तो पावर जो होता है कॉन्वेक्स लेंस का, याद रखना कॉन्वेक्स लेंस का पावर जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा। मतलब अगर कहीं लिखा हुआ है कि भाई कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कि अगर आपका जो पावर आई है वो +2 आई है तो वो कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। और अगर पावर नेगेटिव में आई है तो वो होगा कॉनकेव लेंस। ओके, तो अगर आपकी पावर जो है प्लस में है, पॉजिटिव में है कॉन्वेक्स, नेगेटिव में है तो कॉनकेव लेंस। ओके, पावर इक्वल टू 1/f, ये पढ़ लिए। ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर, जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। एक चीज़ और बतानी थी मुझे, मैग्नीफिकेशन वो भी मिरर में बताना था। एक कि मिरर में क्या था कि ये मिरर की बात कर रही हूँ मैं, मिरर कि अगर मैग्नीफिकेशन जो है वो नेगेटिव में आएगा तो इमेज होगी रियल। ओके, मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव में आ रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी इसमें नेगेटिव में। और अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। याद रखना, रियल में कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। पॉजिटिव में कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।